दुनिया में कुछ ऐसे मकामात हैं जो अपने असरार और पुरअसरार वाक़यात की वजह से हमेशा इंसानी ज़हन को हैरान करते रहे हैं, और उनमें सबसे ज्यादा मशहूर और दिलचस्प मकाम बरमूडा ट्रायंगल है, जो अटलांटिक ओशन के शुमाली हिस्से में वाक़या है। ये इलाका तकरीबन 5 लाख मुरब्बा मील पर फैला हुआ है और इसकी 3 अहम चोटियां मायामी जो कि फ्लोरिडा में वाक़या है, पुएर्टो रिको जो कि कैरिबियन का एक जजीरा है, और बरमूडा जो कि एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, को मिलाती हैं। ये तीनों मकामात मिलकर एक बहुत बड़े मुसल्लस यानी ट्रायंगल की शक्ल बनाते हैं, और इसी वजह से इस इलाके को बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया गया है। ये इलाका सदियों से जहाजों, हवाई जहाजों और इंसानों के पुरअसरार तरीके से गायब होने की वजह से बदनाम है, और उसके बारे में हजारों कहानियां, नजरियात और तहकीकात मौजूद हैं। बरम्यूडा ट्रायंगल का नाम सबसे पहले 1964 में विंसेंट गैडिस ने इस्तेमाल किया, जब उन्होंने आर्गोसी नामी मैगजीन में एक मजमून लिखा जिसका उन्वान था द डेडली बरम्यूडा ट्रायंगल। इस मजमून में उन्होंने इस इलाके में होने वाले पुरअसरार वाक़यात को बयान किया और ये बताया कि ये इलाका किस तरह जहाजों और हवाई जहाजों के लिए खतरनाक है। इससे पहले भी इस इलाके में पुरअसरार वाक़यात होते रहे थे, लेकिन किसी ने उसे एक मखसूस नाम से नहीं पुकारा था। गड्डीस के मजमून के बाद ये इलाका पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और लोगों ने इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश शुरू कर दी। उसके बाद 1974 में चार्ल्स बर्लिट्ज ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द बरम्यूडा ट्रायंगल, और ये किताब बहुत मशहूर हुई और उसने बरम्यूडा ट्रायंगल को एक आलमी शोहरत दिलाई। बरम्यूडा ट्रायंगल की तारीख का जायजा लें तो इस इलाके में सबसे पहले पुरअसरार वाक़यात की रिपोर्ट क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जब वो 1492 में अपने मशहूर सफर पर थे। कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा कि जब उनका जहाज उस इलाके से गुजरा तो उन्होंने अजीबो गरीब रोशनियां देखी, उनका कॉम्पस गलत सिम दिखाने लगा और समंदर की लहरें बहुत अजीब तरीके से हरकत कर रही थीं। कोलंबस ने ये भी लिखा कि उन्होंने आसमान में एक अजीब सी आग का गोला देखा जो समंदर में गिर गया। ये तमाम वाक़यात इस जमाने के लोगों के लिए बहुत हैरान कुन थे और उन्होंने इस इलाके को खतरनाक समझना शुरू कर दिया। कोलंबस की इन रिपोर्ट्स ने बाद में आने वाले मुहक्किकीन को बहुत मुतासिर किया और उन्होंने इस इलाके की तहकीक में गहरी दिलचस्पी ली। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले सबसे मशहूर वाक़यात में से एक फ्लाइट 19 का वाक़या है जो 5 दिसंबर 1945 को पेश आया। ये 5 ग्रमन TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स पर मुश्तमिल एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी जो फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से रवाना हुई थी। इस फ्लाइट में 14 एयरमैन शामिल थे और उनका लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर था। ये फ्लाइट एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन थी, लेकिन चंद घंटों बाद रेडियो कांटेक्ट में अजीबो गरीब पैगामात आने लगे। लेफ्टिनेंट टेलर ने बताया कि उनके कंपासेस काम नहीं कर रहे और वो अपना मकाम नहीं जानते। उन्होंने ये भी कहा कि समंदर बहुत अजीब लग रहा है और वो नहीं जानते कि वो किस सिमत जा रहे हैं। आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन के बाद ये 5 जहाज गायब हो गए और उनका कोई निशान नहीं मिला। फ्लाइट 19 की तलाश के लिए फौरी तौर पर एक मार्टिन PBM मैरिनर फ्लाइंग बोट भेजी गई जिसमें 13 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये फ्लाइंग बोट भी गायब हो गई और उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह एक ही रात में 6 हवाई जहाज और 27 अफराद गायब हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने इस वाक़े की तहकीकात की, लेकिन कोई हतमी नतीजा नहीं निकाल सके। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया कि अननोन कॉजेज की वजह से ये जहाज गायब हुए। ये वाक़या बरमूडा ट्रायंगल की तारीख में सबसे ज्यादा मशहूर वाक़या है और उसने पूरी दुनिया को इस इलाके के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। बहुत से लोग आज भी इस वाक़े की वजाहत नहीं कर सकते और ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाला एक और बहुत मशहूर वाक़या USS साइक्लॉप्स का है जो 1918 में पेश आया। USS साइक्लॉप्स एक बहुत बड़ा अमेरिकन नेवी कार्गो शिप था जो 542 फीट लंबा था और उसमें 309 क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स थे। ये जहाज ब्राजील से मैंगनीज ओर लेकर बाल्टीमोर जा रहा था। मार्च 1918 में ये जहाज बारबाडोस में रुका और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। उसके बाद ये जहाज कभी नजर नहीं आया। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा गया, कोई रिकेज नहीं मिला, कोई बॉडीज नहीं मिले और ना ही कोई सुराग मिला। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने इस वाक़े को वन ऑफ द मोस्ट बैफलिंग मिस्ट्रीज इन द एनल्स ऑफ द नेवी करार दिया। ये अमरीकी तारीख में सबसे बड़ा नॉन कॉम्बैट लॉस ऑफ लाइफ था और आज तक इसकी कोई वजाहत नहीं हो सकी। USS साइक्लॉप्स के गायब होने के बारे में बहुत से नजरियात पेश किए गए। कुछ लोगों का ख्याल था कि जहाज जर्मन सबमरीन्स ने डुबोया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब जर्मन नेवल रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि इस इलाके में कोई जर्मन सबमरीन मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि जहाज का कैप्टन गद्दार था और उसने जहाज को जर्मनी के हवाले कर दिया, लेकिन उसका भी कोई सबूत नहीं मिला।
दूसरे नजरियात में स्ट्रक्चरल फेलियर, सडन स्टॉर्म और कार्गो शिफ्टिंग शामिल हैं, लेकिन कोई भी नजरिया ये नहीं बता सकता कि इतना बड़ा जहाज बगैर किसी निशान के कैसे गायब हो गया। यूएसएस साइक्लॉप्स का वाकया आज भी मैरीटाइम हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले वाकयात की फहरिस्त बहुत तवील है और हर वाकया अपने आप में एक पुरअसरार कहानी है। 1948 में एक ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज एयरक्राफ्ट जिसका नाम स्टार टाइगर था, इस इलाके में गायब हो गया। इस जहाज में 31 लोग सवार थे और ये जहाज अजोर से बरमूदा जा रहा था। आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन के मुताबिक सब कुछ ठीक था और वेदर कंडीशंस भी अच्छे थे, लेकिन इसके बाद जहाज गायब हो गया। कोई रिकेज नहीं मिला, कोई ऑयल स्लिक नहीं देखा गया और कोई बॉडीज नहीं मिले। ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने तहकीकात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकाल सके और उन्होंने कहा कि इस वाक़े की वजह नेवर बी नोन है। स्टार टाइगर के गायब होने के ठीक एक साल बाद 1949 में उसी एयरलाइन का एक और एयरक्राफ्ट जिसका नाम स्टार एरियल था भी बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो गया। ये जहाज बरमूदा से जमाइका जा रहा था और इसमें 20 लोग सवार थे। कैप्टन की आखिरी रिपोर्ट में कहा गया कि सब कुछ ठीक है और वो स्केड्यूल के मुताबिक जमाइका पहुंच जाएंगे, लेकिन ये जहाज कभी नहीं पहुंचा। 2 जहाजों का इस तरह गायब होना ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज के लिए एक बड़ा धचका था और इसने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में लोगों के खदशात में मजीद इजाफा कर दिया। इन दोनों वाकयात ने एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़ी बहस शुरू कर दी कि क्या ये इलाका वाकई खतरनाक है। बरमूदा ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाजों में एक और मशहूर नाम SS मरीन सल्फर क्वीन है जो 1963 में गायब हुआ। ये एक T2 टैंकर था जो मोल्टन सल्फर लेकर बोमॉन्ट टेक्सास से नॉरफोक वर्जीनिया जा रहा था। जहाज में 39 क्रू मेंबर्स थे। 4 फरवरी को जहाज फ्लोरिडा के करीब था और उसके बाद कोई रेडियो कांटेक्ट नहीं हुआ। कोस्ट गार्ड ने बड़े पैमाने पर तलाश की, लेकिन सिर्फ कुछ लाइफ जैकेट्स और डेब्री मिले। मरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कई मुमकिन वजूहात बताएं, जिनमें स्ट्रक्चरल फेलियर, एक्सप्लोजन और कैप्साइजिंग शामिल हैं, लेकिन हतमी वजह नहीं बता सके। ये वाकया इसलिए भी अहम है क्योंकि उसने ये जाहिर किया कि जदीद दौर के बड़े जहाज भी इस इलाके में गायब हो सकते हैं। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सबसे ज्यादा बहस इसके पीछे छुपी वजूहात के बारे में है और इस सिलसिले में बहुत से नजरियात पेश किए गए हैं। सबसे मशहूर सुपरनैचुरल नजरियात में से एक ये है कि बरमूदा ट्रायंगल में अटलांटिस के कदीम शहर की बाकियात मौजूद हैं। अटलांटिस एक अफसानवी शहर है जिसका जिक्र ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी तहरीरों में किया था। कुछ लोगों का ख्याल है कि अटलांटिस के लोगों के पास बहुत जदीद टेक्नोलॉजी थी और उनके एनर्जी क्रिस्टल्स आज भी समंदर की तह में मौजूद हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड्स में खलल डालते हैं और जहाजों को तबाह करते हैं। ये नजरिया साइंसी तौर पर साबित नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इस पर यकीन रखते हैं। एक और सुपरनैचुरल नजरिया ये है कि बरमूदा ट्रायंगल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स यानी एलियंस की सरगर्मियां हैं। इस नजरिए के हामियों का कहना है कि एलियंस इस इलाके को अपने तजर्बात के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो जहाजों और हवाई जहाजों को अगवा कर लेते हैं। कुछ लोग ये भी दावीज करते हैं कि समंदर की तह में एक अंडर वाटर एलियन बेस है जहां से UFOs आते जाते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस की रोशनियों की रिपोर्ट को भी UFO साइटिंग से जोड़ा जाता है। अगरचे ये नजरिया भी साइंसी सबूतों के बगैर है, लेकिन ये बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को मजीद दिलचस्प बनाता है और बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बरमूदा ट्रायंगल में टाइम वॉर्प्स या डायमेंशनल पोर्टल्स मौजूद हैं। इस नजरिए के मुताबिक इस इलाके में स्पेस टाइम कंटिन्यूम में कोई खलल है, जिसकी वजह से जहाज और हवाई जहाज दूसरे डिमेंशंस या टाइम पीरियड्स में चले जाते हैं। कुछ पायलट्स ने दावीज किया है कि जब वो इस इलाके से गुजरे तो उन्होंने अजीबो गरीब तजुर्बात किए, जैसे वक्त का रुक जाना या बहुत तेजी से गुजरना। एक मशहूर वाकया ब्रूस जर्नन का है, जिन्होंने 1970 में दावीज किया कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉग में फंस गए थे और जब वो उससे निकले तो उन्होंने पाया कि वो अपनी मंजिल पर 30 मिनट पहले पहुंच गए थे। ये दावे बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन ये बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री में एक नई जहत का इजाफा करते हैं। साइंसी नजरियात की तरफ आएं तो सबसे ज्यादा मकबूल नजरिया मीथेन गैस हाइड्रेट्स का है। बरमूदा ट्रायंगल के नीचे समंदर की तह में बड़ी मिकदार में मीथेन गैस हाइड्रेट्स की शक्ल में जमा है। जब ये हाइड्रेट्स डिस्टेबलाइज होते हैं तो बड़ी मिकदार में मीथेन गैस खारिज होती है जो समंदर की सतह पर आती है। ये गैस पानी की डेंसिटी को कम कर देती है, जिससे जहाज अचानक डूब सकते हैं क्योंकि पानी उनके वजन को नहीं उठा सकता। इसी तरह अगर ये गैस हवा में उठे तो हवाई जहाजों के इंजन्स को बंद कर सकती है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने लेबोरेटरी में ये साबित किया है कि
मीथेन बबल्स की बड़ी मिकदार वाकई जहाजों को डुबो सकती है। ये नजरिया कुछ वाकयात की वजाहत कर सकता है, लेकिन तमाम वाकयात की नहीं। बरमूडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक एनोमलीज का नजरिया भी बहुत मशहूर है। जमीन के मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक जैसे होते हैं, और बरमूडा ट्रायंगल उनमें से एक है। इसको अगोनिक लाइन कहते हैं। जब सेलर्स और पायलट्स इस इलाके में आते हैं और अपने कॉम्पसेस पर इन्हिसार करते हैं तो वो गलत सिमत में जा सकते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपने कॉम्पस के अजीब रवैये की शिकायत की थी, लेकिन जदीद नेविगेशन सिस्टम्स जीपीएस और दूसरी टेक्नोलॉजीज पर इन्हिसार करते हैं जो मैग्नेटिक वेरिएशन से मुतासिर नहीं होते। इसके बावजूद ये नजरिया पुराने वाकयात की वजाहत कर सकता है जब सेलर्स सिर्फ कॉम्पसेस पर इन्हिसार करते थे। गल्फ स्ट्रीम, जो कि एक बहुत ताकतवर ओशन करंट है, बरमूडा ट्रायंगल से गुजरती है और ये भी एक अहम उनसर है। गल्फ स्ट्रीम बहुत तेज रफ्तार से चलती है और ये किसी भी चीज को बहुत जल्दी अपने साथ बहा ले जा सकती है। अगर कोई जहाज या हवाई जहाज इस इलाके में तबाह हो जाए तो उसका रिकेज गल्फ स्ट्रीम के जरिए बहुत दूर तक बह सकता है और तलाश करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल में समंदर की गहराई बहुत ज्यादा है। पुएर्टो रिको ट्रेंच, जो कि इस इलाके में है, अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा हिस्सा है, जहां गहराई 27,000 फुट से ज्यादा है। इतनी गहराई में रिकेज तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है। बरमूडा ट्रायंगल की वेदर कंडीशंस भी बहुत खतरनाक हो सकती हैं। ये इलाका अटलांटिक हरिकेन बेल्ट में वाक़े है, जहां हर साल कई तूफान आते हैं। ये तूफान बगैर किसी वार्निंग के आ सकते हैं और बहुत तबाहकुन हो सकते हैं। इसके अलावा इस इलाके में सडन स्टॉर्म्स और वाटर स्पाउट्स बहुत आम हैं। वाटर स्पाउट्स ऐसे टॉर्नेडोज हैं जो पानी पर बनते हैं और ये जहाजों के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसी तरह माइक्रो बर्स्ट्स, जो कि अचानक नीचे की तरफ आने वाली तेज हवाएं हैं, हवाई जहाजों को समंदर में गिरा सकती हैं। ये तमाम वेदर फिनोमेना कुछ वाकयात की वजाहत कर सकते हैं, लेकिन हर वाक़े के वक्त खराब मौसम नहीं था। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक अहम हकीकत ये है कि ये दुनिया की सबसे मसरूफ शिपिंग रूट्स में से एक है। हर साल हजारों जहाज और हवाई जहाज इस इलाके से गुजरते हैं। जब इतनी बड़ी ट्रैफिक हो तो कुछ हादसात होना फितरी बात है। इंश्योरेंस कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन ने अपने रिकॉर्ड्स का जायजा लिया और पाया कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के दूसरे इलाकों से ज्यादा खतरनाक नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड भी इसी नतीजे पर पहुंची है। उनके मुताबिक ज्यादातर वाकयात ह्यूमन एरर, मैकेनिकल फेलियर या खराब मौसम की वजह से होते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में कोई सुपरनैचुरल ताकत नहीं है, बल्कि ये एक आम समंदरी इलाका है जहां हादसात होते हैं। ताहम साइंसी वजाहतों के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से वाकयात ऐसे हैं जिनकी कोई तसल्ली बख्श वजाहत नहीं है। मिसाल के तौर पर एलन ऑस्टिन का वाकया 1881 का है। एलन ऑस्टिन एक अमेरिकन स्कूनर था जिसने एक अबैंडन शिप देखा। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस अबैंडन शिप पर भेजा ताकि वो उसे न्यूयॉर्क ले जाएं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दोनों जहाज मिले तो अबैंडन शिप पर कोई नहीं था। कहानी ये है कि कैप्टन ने दोबारा क्रू भेजे, लेकिन वो भी गायब हो गए। ये कहानी कंट्रोवर्शियल है और कुछ लोग इसे एक अर्बन लेजेंड मानते हैं, लेकिन ये बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री में एक अहम कहानी है। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले वाकयात में एक और दिलचस्प वाकया एसएस कोटोपैक्सी का है, जो 1925 में गायब हुआ। ये जहाज चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना से हवाना, क्यूबा जा रहा था और उसमें 32 क्रू मेंबर्स थे। जहाज ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा कि वो पानी में डूब रहा है, लेकिन उसके बाद कोई निशान नहीं मिला। ये वाकया इसलिए भी मशहूर है क्योंकि 2020 में एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने दावीज किया कि उन्होंने एसएस कोटोपैक्सी का रिकेज फ्लोरिडा के करीब दरियाफ्त कर लिया है। ये दावीज अभी तक तस्दीक शुदा नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो ये जाहिर करता है कि जहाज किसी सुपरनैचुरल वजह से नहीं बल्कि डूबने की वजह से गायब हुआ था। ये वाकया ये भी जाहिर करता है कि समंदर की गहराई में कितनी चीजें छुपी हुई हैं जो हम अभी तक नहीं ढूंढ सके। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले वाकयात की तहकीकात के लिए कई एक्सपीडिशंस भेजी गई हैं। 1991 में एक डीप सी एक्सप्लोरेशन टीम ने फ्लाइट 19 के जहाजों की तलाश की। उन्होंने 5 एवेंजर एयरक्राफ्ट पाए, लेकिन जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि ये फ्लाइट 19 के जहाज नहीं हैं, बल्कि दूसरे ट्रेनिंग फ्लाइट्स के जहाज हैं जो मुख्तलिफ औकात में तबाह हुए थे। ये दरियाफ्त बहुत अहम थी क्योंकि इसने जाहिर किया कि इस इलाके में बहुत से जहाज तबाह हुए हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। इसने ये भी जाहिर किया कि समंदर की तह में अभी बहुत कुछ दरियाफ्त होना बाकी है। आज भी रिसर्चर्स फ्लाइट 19 के असल जहाजों की तलाश जारी रखे हुए हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पॉप कल्चर में बहुत कुछ लिखा और बनाया गया है। हजारों
किताबें, मूवीज, टीवी शोज और डॉक्यूमेंट्रीज इस मौजू पर बनाई गई हैं। चार्ल्स बर्लिट्ज की 1974 की किताब द बर्मुडा ट्रायंगल ने 20 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेचे और ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी। इस किताब ने बर्मुडा ट्रायंगल को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। ताहम बाद में आने वाले राइटर्स ने बर्लिट्ज की किताब में बहुत सी गलतियां निकालें। लॉरेंस डेविड कुशे ने 1975 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड, जिसमें उन्होंने बर्लिट्ज के दावों का तफसीली जायजा लिया और बताया कि बहुत से वाकयात में गलत मालूमात दी गई हैं या वाकयात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। कुशे की तहकीक के मुताबिक बहुत से वाकयात जो बर्मुडा ट्रायंगल में होने का दावीज किया गया था वो दरअसल इस इलाके से बाहर हुए थे। कुछ वाकयात में मौसम खराब था लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। कुछ जहाज और हवाई जहाज जो गायब होने का दावीज किया गया वो दरअसल डूबे या तबाह हुए और उनका रिकेज भी मिला लेकिन उसे नहीं बताया गया। कुशे ने ये भी बताया कि बहुत से राइटर्स ने अपनी किताबों में एग्जैजरेशन और सेंसेशनलिज्म का इस्तेमाल किया ताकि ज्यादा किताबें बिकें। ये तहकीक बहुत अहम थी क्योंकि इसने लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग की अहमियत समझाई। ताहम उसके बावजूद बहुत से लोग आज भी बर्मुडा ट्रायंगल को एक मिस्टीरियस इलाका मानते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि ये कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इलाका नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स बोर्ड ऑन जियोग्राफिक नेम्स बर्मुडा ट्रायंगल को तस्लीम नहीं करता और न ही कोई ऑफिशियल मैप इस इलाके को दिखाता है। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं कहा कि बर्मुडा ट्रायंगल एक खतरनाक इलाका है या इसमें कोई सुपर नेचुरल चीज है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन या NOAA ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि कोई सबूत नहीं है कि बर्मुडा ट्रायंगल में ज्यादा हादसात होते हैं और न ही कोई सुपर नेचुरल वजाहत की जरूरत है। ये बात बहुत अहम है क्योंकि ये जाहिर करती है कि सरकारी सतह पर बर्मुडा ट्रायंगल को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती। बर्मुडा ट्रायंगल में आज भी हजारों जहाज और हवाई जहाज बगैर किसी मसले के गुजरते हैं। क्रूज शिप्स, कार्गो शिप्स, प्राइवेट बोट्स, कमर्शियल एयरलाइंस और मिलिट्री एयरक्राफ्ट सब इस इलाके से गुजरते हैं और ज्यादातर बगैर किसी वाक़े के अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जो हादसात होते हैं वो आम तौर पर ह्यूमन एरर, मैकेनिकल फेलियर या खराब मौसम की वजह से होते हैं जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। मॉडर्न नेविगेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इम्प्रूव्ड वेदर फोरकास्टिंग ने इस इलाके में सफर को पहले से ज्यादा महफूज बना दिया है। आज एक पायलट या कैप्टन जो इस इलाके से गुजरता है वो किसी खास खौफ में मुब्तला नहीं होता बल्कि वो उसे एक आम सफर समझता है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में एक और साइंटिफिक थियरी रोग वेव्स की है। रोग वेव्स ऐसी बड़ी लहरें हैं जो अचानक समंदर में पैदा होती हैं और ये 100 फीट से ज्यादा ऊंची हो सकती हैं। ये लहरें बगैर किसी वार्निंग के आती हैं और सबसे बड़े जहाजों को भी डबो सकती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के रिसर्चर्स ने 2017 में एक स्टडी की जिसमें उन्होंने बताया कि बर्मुडा ट्रायंगल में रोग वेव्स बहुत ज्यादा बन सकती हैं क्योंकि यहाँ 3 सिमतों से लहरें आती हैं और जब ये मिलती हैं तो बहुत बड़ी लहर बन जाती है। ये नजरिया कुछ जहाजों के गायब होने की वजाहत कर सकता है जो अचानक बगैर किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के गायब हो गए। बर्मुडा ट्रायंगल में हेक्सागोनल क्लाउड्स का नजरिया भी 2016 में सामने आया। मेटेरोलॉजिस्ट ने सैटेलाइट इमेजेस में देखा कि इस इलाके में बहुत बड़े हेक्सागोनल शेप्ड क्लाउड्स बनते हैं। इन क्लाउड्स के अंदर 170 माइल्स पर आवर तक की हवाएं चलती हैं जो एयर बॉम्ब्स की तरह काम करती हैं। जब ये हवाएं समंदर की सतह से टकराती हैं तो बड़ी लहरें पैदा होती हैं और हवाई जहाजों के लिए भी ये बहुत खतरनाक होती हैं। ये नजरिया कंट्रोवर्शियल है और तमाम मेटेरोलॉजिस्ट इससे मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन ये एक नई साइंसी वजाहत है जो बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को समझने में मदद कर सकती है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में एक और दिलचस्प पहलू ये है कि उस जैसे और भी इलाके दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें मिस्टीरियस समझा जाता है। ड्रैगन्स ट्रायंगल जो कि जापान के करीब पैसिफिक ओशन में है, इसे डेविल सी भी कहा जाता है। इस इलाके में भी जहाजों के गायब होने की रिपोर्टें आती रही हैं। इसी तरह मिशिगन ट्रायंगल जो कि लेक मिशिगन में है, सरगासो सी जो कि अटलांटिक ओशन में है और मैरियाना ट्रेंच के करीब का इलाका भी मिस्टीरियस समझे जाते हैं। ये तमाम इलाके ये जाहिर करते हैं कि समंदर अब भी बहुत पुरअसरार है और हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। बर्म्यूडा ट्रायंगल सिर्फ एक मिसाल है इस बात की कि समंदर कितना खतरनाक और पुरअसरार हो सकता है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल तज्जिया भी दिलचस्प है। इंसान फितरी तौर पर मिस्ट्रीज की तरफ मुतवज्जे होता है और अननोन से मुतजस्सिस होता है। जब कोई वाकया होता है जिसकी आसान वजाहत नहीं होती तो इंसान सुपरनैचुरल वजाहतें तलाश करता है। बर्मुडा ट्रायंगल एक परफेक्ट मिस्ट्री है क्योंकि उसमें समंदर की गहराई, नाकाबिले रसाई इलाका और मिसिंग एविडेंस शामिल हैं। मीडिया ने भी
इस मिस्ट्री को बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया है। सेंसेशनल हेडलाइंस और एग्जैजरेटेड स्टोरीज ने लोगों के जहनों में बरमूदा ट्रायंगल की एक खौफनाक तस्वीर बना दी है जो हकीकत से बहुत मुख्तलिफ है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में एक और अहम बात यह है कि जो जहाज या हवाई जहाज गायब हुए हैं उनमें से बहुत पुराने थे या उनमें टेक्निकल मसाइल थे। मिसाल के तौर पर यूएसएस साइक्लोप्स एक पुराना जहाज था जिसमें इंजन प्रॉब्लम्स थे। फ्लाइट 19 के जहाज भी पुराने थे और लेफ्टिनेंट टेलर जो के लीडर थे उन्हें इस इलाके का ज्यादा तजर्बा नहीं था। बहुत से प्राइवेट बोट्स जो गायब हुए वो छोटी थीं और उनके ओनर्स इनएक्सपीरियंस थे। ये फैक्टर्स ये जाहिर करते हैं कि बहुत से वाकयात की वजाहत ह्यूमन एरर और इक्विपमेंट फेलियर से हो सकती है। बरमूदा ट्रायंगल में आज जो रिसर्च हो रही है वो ज्यादातर ओशनोग्राफी, मीटेरोलॉजी और जियोलॉजी के शोबों में है। साइंटिस्ट समंदर की तह का मुताला कर रहे हैं ताकि वो मीथेन डिपॉजिट्स, अंडर वाटर वोल्केनोज और साइज्मिक एक्टिविटी के बारे में ज्यादा जान सकें। वेदर पैटर्न्स का भी तफसीली मुताला हो रहा है ताकि सडन स्टॉर्म्स और रोग वेव्स की प्रेडिक्शन बेहतर हो सके। ये रिसर्च बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री हल करने के लिए नहीं बल्कि समंदरी सफर को ज्यादा महफूज बनाने के लिए हो रही है। इससे ये भी पता चलता है कि साइंसी कम्युनिटी बरमूदा ट्रायंगल को एक सुपरनैचुरल इलाका नहीं समझती बल्कि एक ऐसा इलाका समझती है जहां मजीद रिसर्च की जरूरत है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में टूरिज्म इंडस्ट्री भी बहुत एक्टिव है। हर साल हजारों टूरिस्ट्स बरमूदा, फ्लोरिडा और पुएर्टो रिको जाते हैं ताकि इस मिस्टीरियस इलाके को देख सकें। क्रूज शिप्स बाकायदगी से इस इलाके से गुजरती हैं और बहुत सी टूर्स कंपनीज बरमूदा ट्रायंगल थीम्ड ट्रिप्स ऑफर करती हैं। म्यूजियम्स और अट्रैक्शंस भी इस मौजू पर मौजूद हैं जहां टूरिस्ट्स बरमूदा ट्रायंगल की तारीख और वाकयात के बारे में जान सकते हैं। ये टूरिज्म इंडस्ट्री इस बात का सबूत है कि बरमूदा ट्रायंगल आज भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है और उसकी मिस्ट्री खत्म नहीं हुई है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में ये भी याद रखना चाहिए कि समंदर अब भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। हम समंदर के बारे में स्पेस से कम जानते हैं। समंदर की तह का सिर्फ एक छोटा हिस्सा मैप हुआ है और हम नहीं जानते कि वहाँ क्या है। इसलिए ये मुमकिन है कि बरमूदा ट्रायंगल में कुछ नेचुरल फिनोमेना हो जो हम अभी तक नहीं समझते। शायद मुस्तकबिल में जब हमारी टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस्ड होगी तो हम इन मिस्ट्रीज को समझ सकेंगे, लेकिन फिलहाल हमें अवेलेबल एविडेंस की बुनियाद पर सोचना चाहिए और सुपरनैचुरल वजाहतों से गुरेज करना चाहिए। बरमूदा ट्रायंगल की कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें हर चीज को क्रिटिकल थिंकिंग से देखना चाहिए। जब कोई मिस्ट्री हो तो हमें पहले नेचुरल वजाहतें तलाश करनी चाहिए। सुपरनैचुरल वजाहतें तभी कबूल करनी चाहिए जब तमाम नेचुरल वजाहतें नाकाम हो जाएं। बरमूदा ट्रायंगल के ज्यादातर वाकयात की नेचुरल वजाहतें मौजूद हैं, लेकिन हमने उन्हें नजरअंदाज किया और सुपरनैचुरल कहानियों को ज्यादा अहमियत दी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक कमजोरी है कि हम एक्साइटिंग स्टोरीज को बोरिंग फैक्ट्स पर तरजीह देते हैं। बरमूदा ट्रायंगल हमें ये याद दिलाता है कि सच्चाई कभी कभी कम दिलचस्प होती है, लेकिन फिर भी सच्चाई ही अहम है। आखिर में ये कहना मुनासिब होगा कि बरमूदा ट्रायंगल एक फैसिनेटिंग मौजू है जो हमेशा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता रहेगा, चाहे उसकी मिस्ट्री हल हो जाए या ना हो। ये हमारी कल्चर का हिस्सा बन चुका है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने सियारे के बारे में कितना कम जानते हैं और समंदर कितना पुरअसरार और खतरनाक हो सकता है। बरमूदा ट्रायंगल की कहानी साइंस, हिस्ट्री, मिस्ट्री और ह्यूमन क्यूरियोसिटी का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये हमें एक्सप्लोरेशन की अहमियत समझाती है और ये भी कि दुनिया में अभी बहुत कुछ दरियाफ्त होना बाकी है। चाहे बरमूदा ट्रायंगल में कोई सुपरनैचुरल ताकत हो या ना हो, उसकी कहानी हमेशा दिलचस्प रहेगी और लोग हमेशा इसके बारे में जानना चाहेंगे। बरमूदा ट्रायंगल का मुस्तकबिल भी दिलचस्प है क्योंकि टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही है। अंडर वाटर ड्रोन्स, एडवांस्ड सोनार सिस्टम्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमें समंदर की तह के बारे में ज्यादा जानने में मदद कर रही है। शायद मुस्तकबिल में हम फ्लाइट 19 के जहाज ढूंढ लें या यूएसएस साइक्लोप्स का रिकेज मिल जाए। शायद हम ये जान लें कि वो कौन से अवामिल हैं जो इस इलाके में हादसात का सबब बनते हैं। लेकिन चाहे सब मिस्ट्रीज हल हो जाएं, बरमूदा ट्रायंगल का नाम हमेशा तारीख में रहेगा क्योंकि उसने इंसानी इमेजिनेशन को एक नई सिमत दी और हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या वाकई हम सब कुछ जानते हैं या अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऑनलाइन कुरान मजीद की मुस्तनद और मेयारी तालीम अब कहीं भी किसी भी वक्त असातिज़ा के साथ नाजरा, तजवीद और हिफ्ज़ की मुनज़्ज़म क्लासेस वालिदैन के लिए काबिल एतमाद, बच्चों के लिए आसान और मुअस्सिर निज़ाम तालीम। दाखिले और तफसीली रहनुमाई के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता करें।